नमस्कार। 30 मिनट्स विद पॉलिटिकल प्रशांत के इस नए शो में आपका स्वागत है। पिछले दिनों मैं ईदी अमीन की जीवनी पढ़ रहा था। आप सब जानते हैं ईदी अमीन युगांडा के तानाशाह रहे हैं। उनकी एक मज़ेदार आदत ये थी कि दुनिया भर के नेताओं को वो पत्र लिखा करते थे। ब्रिटेन की जो राजमाता हैं, क्वीन हैं जो, उनको डियर लिज करके लिखा करते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति को उन्होंने पत्र लिखा कि आपकी समस्याएं इसलिए बढ़ती जा रही हैं क्योंकि आपने मुझसे संपर्क नहीं किया। तो जो उनके जीवनीकार हैं वो बताते हैं कि ये सारा कुछ इसलिए होता था कि ये सब पढ़ के, जो लोकल अखबार में छपता था, ये सब पढ़ के युगांडा की जनता को लगता था कि हमारा जो नेता है उसकी दुनिया भर में कितनी इज्जत है। ये कहानी मैंने आप इसलिए सुनाई कि इन दिनों हमारे नेताओं में विदेश जाने की और विदेश जाकर वहाँ की धरती से चुनाव प्रचार जैसा कुछ करने की, एनआरआईज की मीटिंग करने की, एनआरआईज की रैली करने की और लगातार ये दिखाने की कि विदेशी नेताओं से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, शार्ट में कहिए कि हमारा डंका दुनिया भर में बज रहा है, इसकी एक प्रतियोगिता जैसी लग रही है। प्रधानमंत्री ब्रिक्स में गए, वहाँ से फ़ोटो आई कि चीनी प्रधानमंत्री को उंगली दिखा रहे हैं और उसके भरोसे हमारे पत्रकारों को जो कहना था कहा। तो एक सवाल मन में आता है कि क्या भारत का चुनाव विदेश की धरती से लड़ा जा रहा है? आज प्रशांत से हम इस पर ही बात करेंगे। स्वागत है प्रशांत जी। नमस्कार। तो सवाल तो मैंने पूछ ही लिया कि क्या भारत के चुनाव विदेश की धरती से लड़े जाएंगे या कम से कम 2024 का चुनाव विदेश की धरती से लड़े जाने की उम्मीद है? देखिए, ये नई बात नहीं है भारत की राजनीति में कि हम ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं अशोक, और भारत की राजनीति में विदेश का हस्तक्षेप कहीं ना कहीं होता है। उसका मतलब ये नहीं कि भारत का चुनाव कहीं से मैनेज होता है, नहीं, वो बात नहीं है। लेकिन भारत के चुनाव में जो ओपिनियन मोबिलाइजेशन होता है, राय शुमारी होती है, उसमें विदेश की धरती में क्या हो रहा है और खासकर भारतीय नेता क्या कर रहे हैं, उसका असर होता है। अब हम बात करते हैं कि देखिए, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, डंका बज रहा है। मोदी जी का जो कुछ एक चुनाव प्रचार के एक जुमले हैं या एक वर्टिकल्स है, उन वर्टिकल में बहुत महत्वपूर्ण वर्टिकल है विश्व गुरु और डंका बज रहा है विदेशों में। तो जाहिर सी बात है कि विदेश में डंका बज रहा है, वो भारत में अपनी छवि सुधारने का काम हो रहा है। अकेले मोदी जी नहीं कर रहे हैं ये काम। अभी राहुल गांधी देखिए, कई 10-12 दिन अमेरिका में रहे और अमेरिका में उन्होंने यूनिवर्सिटीज में जाके भाषण दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम लोगों से मिले वो। तो ये क्या है, इसको हम लोग जरा एनालाइज करते हैं कि क्या भारत के चुनाव में विदेश की धरती का असर क्या होता है और इसका कब कब रहा है। मेरा जवाब होगा कि निश्चित तौर पे होता है, और भारत के नहीं, दुनिया के भी सभी नेताओं का डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में एक चाहत होती है कि दुनिया उनको कैसा दिखती है। आपको याद होगा, हमारे दर्शक तो बहुत यंग दर्शकों को शायद नहीं मालूम होगा या पढ़ा होगा तो मालूम होगा कि भारत में नॉन अलाइन्ड मूवमेंट हुआ था। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की समिट हुई थी विज्ञान भवन में। गुट निरपेक्ष आंदोलन, और उसमें दुनिया भर के 100 से भी ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में आए थे और इंदिरा गांधी उनका वेलकम कर रही थी विज्ञान भवन में। दूरदर्शन पे उसका लाइव टेलीकास्ट हम लोग देख रहे थे, मैं भी छात्र था तब। तो इंदिरा गांधी की एक ग्लोबल लीडर की इमेज बनी थी। आपको याद होगा कि 71 की लड़ाई के पहले भी इंदिरा गांधी कई देशों की यात्राओं में थी। तो आपको दुनिया को साथ में लेकर चलना पड़ता है। नेहरू की भी ग्लोबल स्टेट्समैन की इमेज थी। अभी हाल ही में आपने उनका एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पे डाला था, तो वो नेहरू की भी एक इंटरनेशनल इमेज थी। वो नासिर टीटो के साथ उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी। तो ये जो ग्लोबल इमेज है, इसका असर भारत की राजनीति में पड़ता है। अब देखिए, मोदी जी भी इससे अछूते नहीं रहे
और जब मोदी जी ने 2014 का अभियान शुरू किया, उस वक्त मोदी जी का अमेरिका का और यूरोप का और इंग्लैंड का वीजा पे प्रतिबंध था 2002 की वजह से। तो उन्होंने जो एजेंसी हायर की थी अपनी इमेज को बूस्ट करने के लिए, उसने उनकी चीन और जापान की यात्राएं कराई जहां वीजा मिल सकता था। तो तमाम देशों की यात्राएं वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पे भी गए अपनी इमेज को बूस्ट करने के लिए। और अब आप देखिए कि वो उसके बाद पहला जो स्पेल था मोदी साहब का, वो लगातार तमाम देशों की यात्राओं पे गए, यूरोप में खासकर पश्चिमी देशों में, और झप्पियाँ देते हुए दिखाई दिए। एनआरआईज की बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई वहाँ पे, और अभी भी होती हैं जब भी मोदी जी जाते हैं। अभी कुछ विजिट में नहीं हुई है, लेकिन होती रही हैं। तो निश्चित तौर पे अशोक, इसका असर भारत की राजनीति में पड़ता है, इसकी भारत की राजनीति की स्वीकार्यता में पड़ता है। राहुल गांधी जब अमेरिका गए तो आप देखिए कि उनकी छवि में एक निखार आया। जो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड में बोला, विवाद भी हुए, उनकी इंग्लैंड यात्रा के बाद विवाद भी हुए, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के बीजेपी ने इस्तेमाल किया। तो बीजेपी अगर ओवर रिएक्ट कर रही है राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पे, तो जाहिर सी बात है कि वो जानती है कि विदेश यात्राओं से राहुल गांधी की भी छवि पर यहाँ पे एक सकारात्मक असर पड़ेगा। तो ये विदेश यात्राओं का असर जो है वो रहता है भारत की राजनीति में, और निश्चित तौर पे रहता है। अब उसमें कुछ चीजें हैं जो घटनाएं भी होती हैं, कैसे इन्फ्लुएंस होता है वो भी बातें हैं। अमेरिका के इलेक्शन में हमने देखा कि एक आरोप लगा कि रूस ने वहाँ के इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की। भारत में इतने गंभीर आरोप नहीं लगे, लेकिन कैम्ब्रिज एनालिटिका के ऊपर आरोप लगे, फेसबुक पे के ऊपर आरोप लगे कि ओपिनियन मोबिलाइजेशन विदेशों से हो रहा था। यहाँ पे फेसबुक की ही जो 2 डेटा साइंटिस्ट जिन्होंने इस्तीफा दिया वहाँ से और बाहर निकली, और उन्होंने बताया, फ्रांसिस हेगन ने और सोफी जैंग ने, और उन दोनों ने बताया कि किस तरीके से फेसबुक भारत में बीजेपी के पक्ष में एक राय बनाने की कोशिश कर रहा था। तो विदेशों से, विदेश की धरती से भारत के चुनाव पे इसका आप ये कहें कि यहाँ की जनमानस पे, यहाँ की राय शुमारी पे एक असर तो होता है। लेकिन जो दृश्य हमने पिछले कुछ सालों में देखे हैं एनआरआईज के साथ या बाकी सारा कुछ, क्या वैसे दृश्य पहले कभी देखे गए थे? नहीं, देखिए एनआरआई जो है लगभग इस वक्त पूरे देश में जो जिसको इंडियन डायस्पोरा कहते हैं, ये इंडियन डायस्पोरा यानी भारतीय मूल के लोग, वहाँ के नागरिक भी हो गए, जो नागरिक नहीं भी हैं वो भी। तो इन दोनों को मिलाकर कोई 3 करोड़ 20 लाख लोग हैं पूरी दुनिया में भारत के, और इसमें सबसे बड़ी आबादी अमेरिका में 45 लाख लोग हैं। बड़े इंपॉर्टेंट ओहदों पर हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स में, सोशल मीडिया की कंपनी में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में भारतीय मूल के लोग सीनियर पोजीशंस में हैं। इसके बाद आप देखिए कि साउथ अफ्रीका में 14 लाख हैं। साउथ अफ्रीका में तो ट्रेडिशनली बहुत स्ट्रांग रहा है क्योंकि गांधी जी भी वहाँ पे रहे थे। फ्रांस में करीब 36 लाख, 3 लाख से ऊपर लोग हैं। तो इंग्लैंड में 18 लाख लोग हैं। तो क्योंकि ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं तो यहाँ पे पहले से इंग्लैंड में आना जाना रहा है, तो 18 लाख लोग इंग्लैंड में भारतीय मूल के लोग हैं, और इस वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी भारत के भारतीय मूल के ही हैं। तो भारतीय मूल के लोगों का एक दबदबा तो है वहाँ की सरकारों पे भी, और वहाँ की वजह से भारत के ओपिनियन बिल्डिंग एक्सरसाइज में भी उनका एक रोल तो रहता है। और हाल फिलहाल में एक तब्दीली मोदी जी ने इसको बहुत ढंग से यूटिलाइज किया, और उनके पहले के प्रधानमंत्रियों ने या नेताओं ने उस कंस्टिट्यूंसी को उतना एक्सप्लोर नहीं किया था कि उन्होंने भारतीय मूल के साथ ज़्यादा मेल मिलाप करना शुरू किया, बल्कि उल्टा किया।
पहले के प्रधानमंत्री जाते थे तो वो उन मेजबान देशों के स्कूलों में या उनके इंस्टीट्यूशंस में या उनके वैज्ञानिकों से या उनके शिक्षकों से मिलते थे। मोदी जी विदेश मेजबान देशों के लोगों से नहीं मिलते हैं। मेजबान देशों के उन्हीं लोगों से मिलते हैं, या तो उद्योगपतियों से या फिर जो सरकारी लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, उन लोगों से मिलते हैं। वो वहाँ पे काम करने वाले सामान्य मेजबान देश के नागरिकों से नहीं मिलते, ना स्कूल के बच्चों से मिलते हैं, ना छात्रों से मिलते हैं। राहुल गांधी मिलते हैं, लेकिन मोदी जी नहीं मिलते। तो मोदी जी ने केवल एनआरआईज को पकड़ा। अब एनआरआईज का एक दो वजह है। एक तो कि फंड कलेक्शन भी एक कारण है, क्योंकि पैसे वाले हैं एनआरआईज कम्युनिटी, खासकर गल्फ में रहने वाले। सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस आता है भारत में वो केरल में आता है विदेशों से, और वो गल्फ कंट्रीज से ही आता है। तो एक फंड रेजिंग भी एक कारण है, और दूसरे कि उनका प्रभाव भी है। और बहुत सारे जिसको कहते हैं कि ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, यानी विदेशों में ट्रैक 1 मतलब कि सीधे सीधे जो भारतीय अधिकारी हैं, चाहे वो डिप्लोमेट्स हैं, चाहे वो मंत्री हैं, वो जब वार्तालाप करते हैं और भारत के पक्ष में अपनी बात रखते हैं, एक पर्दे के पीछे का जो खेल होता है भारत के पक्ष में तमाम सारी बातें करवाने का, वो काम भी एनआरआईज जो है वो हमारे करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो एक बड़ी कंस्टिट्यूंसी और बहुत इम्पोर्टेंट लैंग्वेज बैरियर भी कोई चीज़ हो सकती है, क्योंकि मोदी जी अंग्रेजी में उतने सहज नहीं हैं, ये बात हम जानते हैं। बिल्कुल, ये भी एक है, ये भी है। देखिए, इंदिरा गांधी तो फ्रेंच भी बोलती थी और अंग्रेजी बोलती थी। तो इंदिरा गांधी के तो फ्रेंच में भी इंटरव्यू है, फ्रेंच भाषा में भी इंटरव्यू है रॉयटर्स को या फ्रांस की एजेंसी को दिए हुए। तो अब लैंग्वेज बैरियर तो एक है मोदी जी के साथ, वो तो एक दिखता ही है कि वो है। और वाजपेयी जी के साथ भी लैंग्वेज बैरियर रहा है, लेकिन फिर भी वाजपेयी जी की पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो लैंग्वेज बैरियर जो है वो काम नहीं करता था। लेकिन हाँ, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी या नेहरू या दूसरे जो गुजराल या दूसरे प्रधानमंत्री जब जाते हैं विदेश में, तो उनके साथ लैंग्वेज बैरियर नहीं रहा। वो भी एक कारण है कि वो सहजता से लोगों, वहाँ के नागरिकों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन एक और बात अशोक यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि जब यूएसएसआर था या रशिया में भी जाते, या ऐसे नॉन इंग्लिश स्पीकिंग जो कंट्रीज हैं, जर्मनी है, फ्रांस है, वहाँ के लोग भी अंग्रेजी नहीं बोलते, लेकिन दुभाषीय के थ्रू ही हमारे राजनेता जाते रहे और वहाँ के स्थानीय लोगों से एक संपर्क करते रहे हैं। तो मोदी जी की अपनी एक चॉइस है कि वो एक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। मोदी जी का जो वो है एक तरीका कि वो उनको कंफर्ट जोन चाहिए, कि अपना मीडिया हो, अपने लोग हों, अपना सोशल मीडिया हो, अपना फोटोग्राफर भी हो। थोड़ा सा डिबेट से दाएं बाएं जाकर एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आजकल मोदी जी ने एक नया तरीका निकाला, वो उनका फोटोग्राफर जाता है। एक फोटो देखिए, वो चीन के राष्ट्रपति के साथ जो है, जी जिनपिंग के साथ अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी चल रही है। पीछे हमने देखा कि जो बाइडन के साथ भी थी। तो वो फोटोग्राफर जाता है, और वो फोटोग्राफर ऐसे एंगल से फोटो लेता है इनकी कि ऐसा लगता है कि वो उंगली दिखा रहे हैं, वो डांट रहे हैं, और अपने जो उनके समर्थक लोग हैं उनके बीच में तस्वीरें जाती हैं, और डंका बजने वाला जो उनका तरीका है वो उसमें काम आता है। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीरें ऐसा नहीं कि सबके दूतावास हैं यहाँ पे, ये मीडिया वो लोग भी देखते हैं, और रोज केबल्स उनके दूतावास के जाते हैं विदेश मंत्रालयों में। ये अच्छी बात नहीं मानी जा रही है। और कई बार मैंने महसूस किया है कि आपने भी देखा होगा कि जब वो एक इनफॉर्मल मूवमेंट होता है किसी मल्टीलेटरल इवेंट में, चाहे वो G20 हो या दूसरे कोई इवेंट हो, या अभी ब्रिक्स का इवेंट था, तो जहां ग्रुप ऑफ वर्ल्ड लीडर्स हैं, वहां पे मोदी जी इधर उधर घूमते हुए आपको दिखाई देते हैं। लोग लगता है कि अब वो समझ गए हैं तमाम सारे विदेश मंत्रालय, और उन्होंने एडवाइस किया है कि भाई इनके साथ सिंगल फ्रेम में मत आओ, क्योंकि इनका फोटोग्राफर जो है वो कारीगरी करता है। तो ये भी एक वजह है। लेकिन कुल मिला के बात यह कि विदेश की धरती भारत की राजनीति को प्रभावित करती है, तमाम तरीके से करती है। तो अब इंडिया की तरफ लौटते हैं।
इंडिया एक INDIA है, एक I.NIN.I जो हमारा गठबंधन बना है विपक्ष के नेताओं का। बम्बई में मीटिंग होनी है, उसके पहले शरद पवार का बयान आता है कि हमारी पार्टी में कोई विभाजन नहीं हुआ है। उसके पहले केजरीवाल साहब बिहार जाके, छत्तीसगढ़ जाके, मध्य प्रदेश जाकर बाकायदा घोषणा करते हैं कि हम अलग से चुनाव लड़ेंगे। और छत्तीसगढ़ में तो उन्होंने बड़ा हमला सा किया था वहाँ की सरकार पर कि यहाँ के स्कूल बड़े ख़राब हैं, दिल्ली के स्कूल में ऐसा है वैसा है। तो ये क्या दो फांस, और अभी जयंत चौधरी का भी बिल्कुल क्लियर नहीं कहा जा सकता है कि वो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। तो क्या गठबंधन, ये जो डॉट्स हैं, इन डॉट्स के अंदर भी कुछ है जो दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर वो डॉट्स बहुत क्लियर हैं? मुझे लगता है कि इसको मीडिया थोड़ा सा कलर करके पेंट कर रहा है और इतना गंभीर मसला नहीं जितना कि दिखाई दे रहा है। और देखिए, पवार साहब की जो राजनीति है, गुगली वाली वो राजनीति आप आप कहते हैं उसको? हैं। आप गुगली वाली राजनीति कहते हैं उसको? हाँ, तो पवार साहब की गुगलियां चलती रहती हैं, लेकिन उस गुगली के बीच में आप देखिए कि उनका जो राजनीति का केंद्र बिंदु है वो सेकुलर साइड ही रहा है। वो कभी भी उधर गए नहीं हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो बीजेपी के साथ उनका कोई टाई अप नहीं होगा। अब वो जो कह रहे हैं कि ये पार्टी में टूट नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन में मामला है, दोनों पार्टियों का सिंबल का मामला है, पार्टी के नाम का मामला है। पार्टी के नाम का और सिंबल का जब जाता है तो रियल एस्टेट, जो पार्टी के नाम पे जो दफ्तर हैं, पार्टी का जो फंड है, जो पार्टी का अकाउंट है, उन सब का बंटवारा होता है। पवार साहब और अजीत पवार दोनों ये 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 चाहते हैं कि इसमें बंटवारा ना हो। अब अजीत पवार जिस भी वजह से वहां गए हैं, वो उनके सामने एक मुसीबत है। वो ये जानते हैं कि पवार साहब के साथ मासेस हैं और उनके साथ कुछ एमएलए आ गए हैं, जिस भी वजह से आ गए हैं, हम लोग जानते हैं किस वजह से आए। तो वो जो एमएलए आ गए हैं उनके साथ, वो पार्टी को ले गए, मजबूरन उनकी मजबूरी है इलेक्शन कमीशन में पार्टी को ले जाना, पार्टी क्लेम को ले जाना, क्योंकि उनको विधानसभा के अंदर एनडीए के साथ दिखना है, बीजेपी की सरकार के साथ दिखना है, एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे के बाहर जाना है। तो ये मजबूरी है और इस मजबूरी में ये गुगलियां हमको दिख रही हैं और ये गुगलियां चलती रहेंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ तक मामला जाएगा कि पवार साहब जो है वो बीजेपी के खेमे में चले जाएं। ऐसा लगता नहीं। और एनडीए में देखिए, इंडिया गठबंधन में एक और खास बात है। आपने केजरीवाल का जिक्र किया। केजरीवाल सबसे आखिरी लोगों में से हैं जो वहाँ शामिल हुए हैं और इस बात की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ अशोक कि इन क्षेत्रीय पार्टियों के सामने बड़ी मजबूरी है। ये सब लोग अभी मोदी और अमित शाह को जान रहे हैं कि अगर ये रिपीट करते हैं 2024 के बाद तो इनका क्या होगा। केजरीवाल साहब एक ऑर्डिनेंस भी नहीं झेल पाए और उस ऑर्डिनेंस के दबाव में इंडिया गठबंधन की तरफ तेजी से गए, या जो नया कानून बन गया और संसद से पास भी हो गया। देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों को अच्छी तरीके से मालूम है कि कांग्रेस की अभी आज की तारीख में 5 जगह सरकारें हैं, अपनी और गठबंधन की मिला के। अभी दिसंबर में चुनाव होंगे, कांग्रेस को शायद कुछ स्टेट और में मिल जाए। तो कांग्रेस चुनाव जीतती रहेगी, हारती रहेगी, लेकिन ये जो 5-6 राज्यों का साइकिल है उसका, कर्नाटक नहीं था, कर्नाटक आ गया वापस, मध्य प्रदेश आया था चला गया, मध्य प्रदेश वापस आ सकता है, हिमाचल नहीं था वापस आ गया, पंजाब चला गया, पंजाब वापस आ सकता है। ये वो स्टेट्स हैं जहां बॉर्डर लाइन पे कांग्रेस आती जाती रहती है। उत्तर प्रदेश या गुजरात नहीं, जहां लंबे समय से कांग्रेस सत्ता के बाहर चली गई है। तो कांग्रेस के पास किसी भी सूरत में 5-6 राज्य रहेंगे और जिसके पास 5-6 राज्य की सरकारें होती, वो पार्टी कितने भी कठिन दौर हो, मोदी साहब जैसा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दौर हो, और अगर उसमें राहुल गांधी जैसा मजबूत नेता कोई है, खड़गे साहब जैसे मजबूत नेता हैं,
तो पार्टी सरवाइव करती है। क्षेत्रीय पार्टियों के साथ ये मुश्किल है कि जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी या जयंत चौधरी जिनका आप नाम ले, इनका उत्तर प्रदेश के बाहर कोई फुटप्रिंट नहीं है। कैंडिडेट खड़ा कर दिया छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, कहीं भी, लेकिन मुख्य वजूद इनका यूपी के बाहर नहीं है। आरजेडी का बिहार के बाहर केवल जो थोड़ा बहुत आंशिक है वो है झारखंड में। टीआरएस का या बीआरएस का तेलंगाना के बाहर नहीं है। डीएमके का तमिलनाडु पौंडीचेरी के बाहर नहीं है। तेलुगु देशम का आंध्रा के बाहर नहीं है, आंशिक रूप से तेलंगाना में है, लेकिन मुख्य तौर पे वाईएसआर सीपी का आंध्रा के बाहर, आंशिक रूप से तेलंगाना में है। तो ये जो पार्टियां हैं, अगर ये एक ही राज्य में है और इनका पैन स्टेट फुटप्रिंट है और ये गई नहीं है एनडीए में, उसकी वजह यही है कि वो घबरा रहे हैं। वो जानते हैं कि तीसरी बार आएंगे तो उनके वजूद का संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन मेरी जानकारी है, और ये मैं थोड़े से विश्वास के साथ आपको बता रहा हूं, कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को, दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं को बुलाया, तो उनको ये कहा गया कि अगर केजरीवाल के साथ समझौता होता है तो दिल्ली में कांग्रेस ख़त्म हो जाएगी। तो समस्या सिर्फ केजरीवाल की तरफ से नहीं है, समस्या इधर से भी है। बिल्कुल है। देखिए, दिल्ली एक बड़ा इम्पोर्टेंट जगह है और ये कहा जाता है कि जिसकी दिल्ली में सबसे ज़्यादा एमपी आते हैं उसी की केंद्र में सरकार बनती है। ये ट्रेंड एक रहा है, पिछले कई दशकों से रहा है। आप देख लीजिए डेटा चुनाव का। बिल्कुल। दूसरी एक वजह क्या है कि 7 में से 4 सीटों पे, शायद 4 या 5 सीटों पर कांग्रेस नंबर 2 रही थी लोकसभा में। 5 सीटों पे आम आदमी पार्टी 2 ही जगह पे नंबर 2 थी बीजेपी के साथ लोकसभा में। तो ये एक उनका क्लेम है। दूसरा, वो देख रहे हैं, कांग्रेस भी देख रही है कि केजरीवाल को शायद अल्पसंख्यक या तमाम सारे दूसरे समूह इस बार वैसा साथ ना दे जैसा कि देते आए हैं, खासकर दिल्ली दंगों के बाद जो उनका स्टैंड रहा, या तमाम मसलों पे, कश्मीर पे या और भी मसलों पे। तो ये फ्रिक्शन तो देखिए रहेगा दिल्ली को लेकर, लेकिन वो फ्रिक्शन टॉप लीडरशिप की तरफ से नहीं दिखाई देगा। वो अलका लांबा ने बयान दे दिया या अलका लांबा ने बयान नहीं दिया तो उसको घुमा दिया गया, लेकिन अलका लांबा ने, हो सकता है पार्टियां कई बार जो है वो बड़े पदाधिकारियों की जगह दूसरे नेताओं से भी बयान दिलवाती है, और एक टेस्ट बलून के तौर पे ये पार्टियों का ट्रैक 2 है। हाँ, ये ट्रैक 2 है, और वो एक टेस्ट बलून भी है कि देखे प्रतिक्रिया क्या आती है। अब आप देखिए कि अलका लांबा का जब वो बयान आया कि हमसे कहा गया कि दिल्ली की सभी सीटों पर तैयारी करो, तो कौन सी पार्टी ये नहीं कहेगी कि सब सीटों पर तैयारी ना करो। ठीक बात। कोई भी सीटें, मान लीजिए कि अभी चुनाव हो रहा है, उपचुनाव उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पे हो रहा है, तो उसमें कल्पनाथ राय जहां से लड़ते रहे हैं घोसी से, तो घोसी में कांग्रेस ने सीट छोड़ी है और समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है वहां पे। लेकिन घोसी में कांग्रेस पार्टी ने अपना डीसीसी नहीं भंग कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी भंग नहीं कर दी है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना वजूद नहीं खत्म करती है, सीटों का तालमेल रहता है। तो दफ्तर होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, वो काम चलता है। तो अगर अलका लांबा से ये कहा गया कि 7 सीट पे तैयारी रखो, तो रखेंगे, क्योंकि अभी तय नहीं हुआ है आम आदमी पार्टी के साथ कि कौन सी सीट छोड़नी है, कौन सी रखनी है, या समझौता होता भी है कि नहीं होता है। अब आप देखिए कि उनका बयान का जवाब भी अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया। उनका बयान भी और नेताओं से दिलवाया गया। तो ये राजनीतिक पार्टियां आपस में करती रहती है, लेकिन मेरा कुल मिला के इम्प्रेशन ये है कि इंडिया गठबंधन में व्यापक तौर पर एकता रहेगी, समझौता रहेगा। मुंबई में जब ये लोग मिल रहे हैं तो एक ब्लूप्रिंट हमको दिखाई देगा कि इसका सेक्रेटेरिएट कैसा होगा,
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा। आप देखिए कि एक डेवलपमेंट है। पटना में एक मोटी मोटी राय बनी कि हम लोग साथ आ रहे हैं। बेंगलोर में गए तो बेंगलोर से एक नाम सामने आया और केमिस्ट्री और स्ट्रांग दिखाई दी। अब मुंबई में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो मुंबई में जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो मेरे ख्याल से एक हमको साफ साफ एक रोड मैप दिखाई देगा कि 2024 के चुनाव में क्या चीज़ लेकर ये सामने जा रहे हैं, इनके नेता कौन होंगे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, नीतियाँ क्या होंगी, ये हमको दिखाई देगा वहाँ पे। और एक बड़ा डेवलपमेंट इस बीच ये भी हो रहा है कि जातिवार सर्वे बिहार का, ये एक भारतीय राजनीति में जिसको कहें कि एक डिसरप्शन होगा। डिसरप्शन मतलब कि बहुत हलचल पैदा करेगा, पानी में उछाल पैदा करेगा और नए तरीके के समीकरण बनना शुरू होंगे। क्योंकि वो जो जब भी इसकी रिपोर्ट आएगी, अभी 3-4 दिन पहले नीतीश कुमार कह चुके हैं कि फील्ड वर्क खत्म हो चुका है, फील्ड वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब डेटा का एनालिसिस हो रही है और वो आ जाएगा 1-1.5 महीने में, वो सामने आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में केस है और जो आरक्षण विरोधी कुछ एक एनजीओज हैं वो लेके गए हैं सुप्रीम कोर्ट। बीजेपी उसको लेकर थोड़ा सा परेशान है और सरकार की तरफ से उसका स्टे करने की मांग की गई कोर्ट में। कोर्ट ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, कि स्टे नहीं करेंगे। एफिडेविट देने की बात हुई, एफिडेविट का जवाब वो देंगे। तो एक परेशानी बीजेपी की तरफ है क्योंकि वो जो बीजेपी ने एक सोशल इंजीनियरिंग पैदा की है, वो सोशल इंजीनियरिंग पे बड़ा सीधा सीधा असर जातिवार सर्वे जो बिहार का है वो डालेगा। कौन कितना है ये मालूम पड़ जाएगा, उसको बहुत हलचल होगी, उसको लेकर आरक्षण के कोटा में होगी, ईडब्ल्यूएस कोटा में होगी, और तमाम चीज़ों पे बीजेपी दुविधा में पड़ेगी। और इसी के साथ जातिवार जनगणना की डिमांड और पुख्ता होगी। उसके खिलाफ उसके पक्ष में एक बड़ा जनमत तैयार होगा जो ऑलरेडी इंडिया गठबंधन की एक बड़ी मांग है। तो ये बिहार का जो जातिवार जनगणना है सर्वे, ये एक हलचल जरूर पैदा करेगा राजनीति में। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री महोदय ने दिल्ली आकर पहली बात ये कही कि दिल्ली वालों, आपको माफ़ी मांग रहा हूं मैं आपसे, आपको कई दिनों तक परेशानी झेलनी पड़ेगी। G20 की समिट दिल्ली में हो रही है। बहुत शार्ट में ये सवाल पूछ लेता हूं कि दिल्ली वालों को तो जो झेलना पड़ेगा झेलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। असल में इसका कितना असर पड़ेगा, इससे कितना भारत को फ़ायदा होगा, क्या होगा, इसका पूरा मामला क्या है, या फिर ये भी डंके वाले में ही उसी खाते में जाएगा? देखिए, जहां से हमने बात शुरू की थी मैं वहीं आता हूं जी। कि जो ग्लोबल इवेंट्स होते हैं, जो वैश्विक घटनाएं हैं, उनका असर भारत की राजनीति में पड़ता है और ये मोदी जी को अच्छी तरीके से मालूम है, उसको भुनाते भी रहे हैं। और ये जो G20 अभी रोटेशन में भारत का नंबर आ गया इलेक्शन के एक साल पहले या कुछ महीने पहले, ये रोटेशन में पिछली बार ही मिलना था, लेकिन कुछ कोविड का या कुछ और बहाना लेकर उसको 1 साल के लिए टाला गया और टाल के वो उसको ऐसे जगह रखा गया कि जब चुनाव पे इसका असर दिखाई दे। तो एक बड़ा टिकट, राजनीतिक टिकट मोदी साहब ने खरीदा है G20 के मार्फत, और यहाँ पे बड़े नेता होंगे और कुछ बातें होंगी, कुछ चीज़ें होंगी। अब इसमें देखना है कि देखिए G20 में जो ग्लोबल एजेंडा है वो तो उसका असर तो होगा, लेकिन उसका असर बहुत ज़्यादा पॉपुलर वोट पे तो नहीं पड़ने वाला। और एक डिप्लोमेटिक चर्चा ज़रूर शुरू होती है। और इस बीच देखिए ब्रिक्स में भी क्या है कि मेंबरशिप बढ़ रही है। तो इस वक्त ग्लोबल जो इकॉनमी है वो करीब $90 ट्रिलियन की ग्लोबल इकॉनमी है, और उसमें अगर जो नए मेंबर आए हैं ब्रिक्स में, उसको अगर हम जोड़ें तो करीब 24-25 ट्रिलियन की इकॉनमी वहाँ जा रही है। उसमें कि कुछ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भी हैं। तो इकॉनमी का एक बैलेंस जो है, ग्लोबल इकॉनमी में जो वर्चस्व है उसका बैलेंस तो जा रहा है। अब वो ग्लोबल साउथ की बात भी हो रही है इस बीच भी।
तो G20 में बड़े देशों का प्रभाव है, जो जो वेस्टर्न यूरोप के या अमेरिका के देशों का एक वो है जमावड़ा ये, और उसमें भारत को जो एडवांटेज है वो केवल उसकी मेजबानी का एडवांटेज है, जो कि आप कहें कि ऑप्टिक्स विजुअल एलिमेंट वो उनको ज़रूर मिलेगा मोदी साहब को, लेकिन वो कितना जीवित रहता है उस पर बात है। दूसरा, एक जो बाइडेन ने तो कंफर्म कर दिया है कि वो आ रहे हैं, और चाइना के राष्ट्रपति जी जिनपिंग आते हैं या नहीं आते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि ये कितना सक्सेसफुल होगा, क्योंकि पुतिन नहीं आ रहे हैं, पुतिन के खिलाफ लुकआउट है यूक्रेन की वजह से, तो वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय, यानी वो रशिया के सीमा के बाहर ही नहीं जा रहे हैं, कहीं भी नहीं जा रहे हैं, तो वो ब्रिक्स में भी नहीं गए थे, और तो पुतिन तो नहीं आएंगे, ये तो तय बात है कि वो नहीं आएंगे। लेकिन जी जिनपिंग अगर आते हैं तब वो फोकस फिर वही होगा कि जो पोस्ट गालवन यानी जून 2020 के पहले की जो लद्दाख में भारत चीन की स्थिति थी, क्या वहाँ वापस होने का कोई एग्रीमेंट होता है? क्योंकि साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में बात हुई ज़रूर थोड़ी देर के लिए, लेकिन चाइना ने कोई कमिटमेंट नहीं दिया कि वो अपनी स्थिति को पुनर्विचार करेगा। हिंदी अखबारों ने छाप दिया, लेकिन जो वस्तु स्थिति है वो ये कि चाइना ने कोई कमिटमेंट नहीं दिया है, और इस पर बड़ा विवाद रहा है दोनों पक्षों से कि पहल किसने की थी बातचीत की। तो भारत ने की थी कि चीन ने की थी, ये भी विवाद का सेटल इशू नहीं है। इसमें कई अखबारों की और कई सूत्रों की अलग अलग राय है। खैर, तो हमारा फोकस देखिए वहाँ पे G20 की बैठक में जो होगा वो चीन पे ही होगा कुल मिला के, और निश्चित तौर पे जब इतने नेता होंगे तो जो मोदी जी का एक स्लोगन, जो एक वर्टिकल है उनके कैंपेन का, विश्व गुरु का या डंका बज रहा है, तो वो उसकी तरफ तो एक उनको एडवांटेज कुछ समय के लिए ज़रूर मिलेगा। हालांकि मेरा मानना यह है कि चुनाव को ये कितना प्रभावित करेगा मैं नहीं कह सकता। अगर अपने देश के नेता का डंका दुनिया में बजे तो ये देश के लिए खुशी की ही बात होनी चाहिए। कौन सा देश नहीं चाहेगा कि उसके नेता की इज्जत सारी दुनिया में हो, उसके देश की इज्जत पूरी दुनिया में हो। लेकिन सवाल ये है कि इस डंके का देश की जनता को कितना फ़ायदा मिलता है। विदेश यात्राओं से ऐसा क्या क्या मिलता है जिससे देश की जनता को फ़ायदा हो। यहाँ टेक्निकल इंस्टीट्यूट खुलें, टेक्निकल ट्रांसफ़र हों, गरीबी को दूर करने का, बाकी सारी शिक्षा को आगे बढ़ाने का, इन सारी चीज़ों के लिए अगर थर्स्ट मिलता है, अगर वहाँ से कुछ प्रेरणा मिलती है, वहाँ से कुछ सहायता मिलती है, वहाँ से कुछ सहयोग मिलता है, तब तो डंके की आवाज़ घर घर तक जाती है। अदरवाइज़ डंका बजे ना बजे जनता को क्या फ़र्क पड़ता है। आज हमने बात की बाहर की राजनीति की, अंदर की राजनीति की, इंडिया की I.N.D.I.A की, और पिछले हफ्ते जो कुछ पॉलिटिकल घटनाएं घटी उनको समझने की कोशिश की प्रशांत से। अगले हफ्ते इस हफ्ते की घटनाएं लेकर हम फिर आएंगे। शुक्रिया प्रशांत।